नवंबर 2009, नतंज, ईरान। जमीन की गहराई में सैकड़ों सेंट्रीफ्यूजेस सुपरसोनिक इंतहाई तेज रफ्तार से घूम रहे हैं और यूरेनियम को अफजूदा कर रहे हैं। अचानक एक अलार्म खामोशी को तोड़ देता है। एक मशीन अपनी हद से आगे बढ़ती है और फिर धमाके से फट जाती है। चंद मिनट बाद एक और टूटती है, फिर एक और। कंट्रोल रूम में अफरातफरी मच जाती है। क्या ये कोई हादसा है या तखरीबकारी? ना कोई बम गिरा, ना ही कमांडोज बनकर में दाखिल हुए। फिर भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर एक नादीदा दुश्मन हमला कर रहा है। लेकिन आप ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ सकते हैं जिसे आप देख भी नहीं सकते? बरसों से ईरान पाबंदियों और इंतबाहात की खिलाफ वर्जी करते हुए जौहरी सलाहियत की तरफ बढ़ रहा है। 2000 की दहाई के वस्त तक उसका नतनज़ अफजूदगी प्लांट आलमी खौफ का मरकज बन गया था। एक महफूज जेर ज़मीन कम्प्लेक्स जो यूरेनियम को अफजूदा करने के लिए हज़ारों सेंट्रीफ्यूजेस घुमा रहा था। इसराइल ईरानी बम को अपने वजूद के लिए खतरा समझता है। अमेरिका को डर है कि जौहरी हथियारों से लैस ईरान मशरक़ वस्तीज़ में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ देगा। ऑप्शंस बहुत खौफनाक हैं। एक, जौहरी ईरान को कबूल करें या फौजी हमला करें जो एक बड़ी जंग छेड़ सकता है। 2007 में इसराइल ने शाम में एक मुश्तबा रिएक्टर पर बमबारी करके साबित कर दिया कि वो पेशगी हमले कर सकता है। पर्दे के पीछे दीगर खुफिया हथकंडे भी इस्तेमाल हो रहे थे। पुरअसरार धमाके, खराब आलात की तरसील, यहाँ तक कि ईरानी जौहरी साइंसदानों का कत्ल। लेकिन किसी भी चीज़ ने तेहरान की पेशकदमी को ज़्यादा देर तक नहीं रोका। वाशिंगटन और तिल अबीब में सरगोशियां होने लगीं। नतंज को हर हाल में रोकना होगा, लेकिन कैसे? अगर बमबारी से इलाकाई जंग का खतरा है, तो वो कौन सा हथियार है जो कंक्रीट एंटीयर मिसाइलों और राजदारी से बचकर ईरान को खबर हुए बगैर हमला कर सकता है? खुफिया मुलाकातों में एक नया मुतबादिल शक्ल इख्तियार करता है। क्या होगा अगर बमों या मिसाइलों के बजाय कोड की एक डोर खामोशी से नतंज में घुस जाए और उसे अंदर से तबाह कर दे? ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन हैकर्स और इंजीनियर्स की एक छोटी इलेक्ट टीम, अमेरिकन एनएसए और इसराइल के यूनिट 8200 के साइबर माहिरीन एक बेमिसाल डिजिटल हथियार तैयार करना शुरू कर देते हैं। पहली बार कोड की लाइनों को एक दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार में ढाला जा रहा है। एक ऐसा कंप्यूटर वायरस जो बम जितना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो ये जंग के माने ही बदल सकता है। इसका मकसद नेतन्स की सहूलियात के कंट्रोल सिस्टम्स में घुसना और सेंट्रीफ्यूजेस को जिस्मानी तौर पर तबाह करना, वो भी बगैर कोई निशान छोड़े। ये अपनी नौइयत का पहला साइबर हमला होगा जो इतने बड़े पैमाने पर हकीकी दुनिया में तबाही फैलाएगा। 2006 में सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ज़ाती तौर पर इस खुफिया प्रोग्राम की मंजूरी दी, जिसे ओलंपिक गेम्स का कोड नाम दिया गया। जब बाराक ओबामा ने ओहदा संभाला तो उन्होंने उसे तेज कर दिया। वक्त तेजी से गुजर रहा है। इंटेलिजेंस बताती है कि ईरान तेजी से जौहरी सलाहियत के करीब पहुंच रहा है। दौड़ इस बात की है कि ईरान के सबसे महफूज प्रोजेक्ट को बहुत देर होने से पहले अपाहिज करने वाला वायरस तैयार किया जाए। बंद दरवाजों के पीछे मुश्तरका साइबर यूनिट बुखार के आलम में काम करता है। वो जानते हैं कि नाकामी का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये डिजिटल स्ट्राइक काम नहीं करती है तो अगला कदम फिजाई जंग हो सकता है। जैसे जैसे बदनीयती पर मबनी कोड की लाइनें जमा होती हैं, तनाव बढ़ता जाता है। दाव पर सिर्फ तकनीकी मामलात नहीं बल्कि जोग्राफियाई सियासत लगी है। क्या महज एक कंप्यूटर वर्म वाकई वो कर सकता है जो बरसों की पाबंदियों, तखरीबकारी और धमकियों से नहीं हो सका? क्या ये जौहरी बहरान को रोकने के लिए जादुई गोली साबित हो सकता है? मंसूबा बहुत जुर्रतमंदाना है। एक ऐसा मालवेयर वर्म बनाएं जो इतना जदीद हो कि वो नतंज में बगैर पता चले घुस सके और सेंट्रीफ्यूजेस को खुद को तबाह करने पर मजबूर कर दे। उसे कामयाब बनाने के लिए कोडर्स वो सब करते हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। वो खुफिया कमजोरियों की तलाश करते हैं। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स जो ईरान के सनती कंट्रोलर्स को चलाने वाले सॉफ्टवेयर में गहराई में छुपे हुए हैं। एक कमजोरी काफ़ी नहीं है, उन्हें कई चाहिए। आखिरकार उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम्स में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग अलग जीरो डे खामियां दरियाफ्त की। हर एक अनमोल साइबर गोली है। एक ही हथियार में इतनी सारी खामियों का इस्तेमाल तकरीबन नाकाबिले तसव्वुर है, जब तक कि हदफ इतना अहम ना हो। लाइन बह लाइन खतरनाक कोड शक्ल इख्तियार करता है। ये जल्द ही वाजे हो गया कि ये कोई आम वायरस नहीं है। ये बुनियादी तौर पर एक डिजिटल जासूस और तखरीबे कार का मजमुआ है। ये कंप्यूटर्स के जरिए रास्ता बनाएगा, तब तक गैर फाल रहेगा जब तक कि उसे बिल्कुल सही टारगेट कन्फिग्रेशन नहीं मिल जाती, और फिर जोरदार हमला करेगा। इसका काम सेंट्रीफ्यूज कंट्रोलर्स को हाईजैक करना है। उसकी जहानत यह है कि वर्म सेंट्रीफ्यूजेस की रफ्तार में जंगली तब्दीलियां लाएगा, उन्हें उनकी डिज़ाइन की हदों से कहीं ज़्यादा घुमाएगा, फिर अचानक ब्रेक लगा देगा जिससे वो टूटने के करीब पहुंच जाएंगे। इस दौरान ये मॉनिटरिंग सिस्टम को ऑपरेटर्स के लिए जाली नॉर्मल रीडिंग्स भेजकर धोखा देगा। नितनिस के इंजीनियर्स के लिए सब कुछ नॉर्मल नजर आएगा, यहां तक कि सेंट्रीफ्यूजेस खुद को तोड़ना शुरू कर दें। क्योंकि अगर मेटर्स ही झूठ बोलें तो ईरान के इंजीनियर्स नामुमकिन यानी एक डिजिटल भूत पर शक करने से पहले कब तक अपनी मशीनों को टूटते हुए देखते रहेंगे। टीम कोड को मुसलसल टेस्ट करती है। उन्हें मुकम्मल यकीन चाहिए कि ये काम करेगा और खुफिया रहेगा।
सहराए नेगियो में इसराइल की एक भारी पहरे वाली लेबॉर्ट्री डिमोना में उन्होंने बिल्कुल ईरान जैसे सेंट्रीफ्यूजेस सेट किए जो लीबिया के अपना जौहरी प्रोग्राम छोड़ने के बाद हासिल किए गए थे। एक रात देर गए, लैब में एक सेंट्रीफ्यूज लर्जना और चीखना शुरू कर देता है। टेस्ट मॉलवियर अपना काम कर रहा है। पलक झपकते ही घूमती हुई मशीन अंदर से टूट फूट जाती है। कमरे में खुशी की लहर दौड़ जाती है। डिजिटल बम काम कर गया है। एहतियात के तौर पर वो वर्म को हिफाजती इकदामात के साथ प्रोग्राम करते हैं। ये सिर्फ बहुत ही मखसूस हालात में यानी नतनस के बिल्कुल सही नक्शे के मुताबिक मुतहर्रिक होगा और एक खास तारीख के बाद खुद को ख़त्म कर लेगा। हर इम्कान पर गौर किया जाता है। महीनों की बेख्वाब रातों और खुफिया ताउन के बाद उनके हाथों में दुनिया का पहला हकीकी साइबर हथियार है, कोड का एक ऐसा टुकड़ा जो जंगी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन हथियार तब तक बेकार है जब तक उसे इस्तेमाल न किया जाए। वो इस डिजिटल बम को ईरान की सबसे महफूज तनसीब में कैसे स्मगल करेंगे? नेतन्ज एक डिजिटल किला है जो इंटरनेट से मुकम्मल तौर पर अलग थलग है। एक एयर गैप्ड नेटवर्क। कोई भी बैरूनी कंप्यूटर बराह रास्त उस तक नहीं पहुंच सकता। हमला आवर सिर्फ ईमेल के जरिए वायरस नहीं भेज सकते या दूर से हैक नहीं कर सकते। उनके बदनीयती पर मबनी कोड को डिजिटल खंदक अबूर करने के लिए एक जिस्मानी कुरियर की ज़रूरत है। यहाँ दाखिल होता है एक मामूली USB फ्लैश ड्राइव। 2009 में इंजीनियर्स और ठेकेदार नतन्ज आते जाते हैं जो अपने साथ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, रिपोर्ट्स और बाज़ औक़ात नादानिस्ता तौर पर मॉलवेयर लाते हैं। वर्म को एहतियात से एक USB स्टिक पर लोड किया जाता है जो किसी अंदरूनी फ़र्द या अनजान बाहर वाले के पास थी जिसका ज़ाती लैपटॉप मुतासर हुआ था। यहाँ तक कि एक अफवाह है कि मगरबी एजेंसियों ने कुछ मुतासरा फ्लैश ड्राइव्स उन जगहों पर बखेर दीं जहाँ ईरानी जौहरी अमला अक्सर जाता था। एक क्लासिक जासूसी चाल। किसी न किसी तरह वो USB नतन्ज में अपना रास्ता बना लेती है। बरसों बाद ये इंकिशाफ हुआ कि एक डच जासूस जो इत्तेहादी इंटेलिजेंस का भर्ती करदा इंजीनियर था, स्टिक्सनेट को प्लांट के दिल तक पहुंचाने में अहम साबित हुआ। चाहे ये जैसे भी हुआ हो, जैसे ही ड्राइव प्लग ऑन हुई वो खुफिया घुसपैठिया अंदर पहुंच गया। तनसीब के अंदर गहराई में वर्म खामोशी से इस इब्तदाई कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स पर छलांग लगाता है। ये एक भूत की तरह नतनिज नेटवर्क में खुफिया तौर पर फैलता है, खुद को सिस्टम दर सिस्टम कॉपी करता है, हमेशा अपने इनाम की तलाश में रहता है। सीमेंस स्टेप 7 सॉफ्टवेयर जो सेंट्रीफ्यूजेस को कंट्रोल करता है। दिन गुजरते हैं हफ्ते। ईरानी साइंसदानों को किसी गड़बड़ का एहसास नहीं होता। वो क्यों करेंगे? सब कुछ अब भी मामूल के मुताबिक काम कर रहा है, या ऐसा ही लगता है। वर्म अपने वक्त का इंतजार करता है, एक कातिल की तरह घात लगाए बैठा है, कामिल शॉट के इंतजार में। हर इजाफी दिन जो ये छुपा रहता है एक नया खतरा पैदा करता है। क्या होगा अगर कोई एंटीवायरस अपडेट उसे हमला करने से पहले बेनकाब कर दे? 2009 के वस्त तक इस मुतासरा USB के एयर गैप को तोड़ने के महीनों बाद जाल आखिरकार बंद होने के लिए तैयार है। वर्म को आखिरकार वो कन्फिग्रेशन मिल गई जिसके लिए उसे बनाया गया था। IR एक सेंट्रीफ्यूजेस का इंतजाम करने वाले इंडस्ट्रियल कंट्रोल कंप्यूटर्स। खामोशी से ये अपना कोड इन प्रोग्राम एबल लॉजिक कंट्रोलर्स PLCS में डाल देता है और फिर ये अपना जानलेवा रक्स शुरू करता है। एक एक करके सेंट्रीफ्यूजेस को अजीबो गरीब कमांड्स मौसूल होती हैं। वो अपनी महफूज हदों से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, फिर अचानक रुकने के करीब पहुंच जाते हैं, फिर और भी ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं। तसव्वुर करें कि गाड़ी के इंजन को बार बार रेड लाइन इंतहाई हद तक रेस दी जाए, कुछ न कुछ तो टूटेगा। नतनिस की मशीनें ऐसे दबाव को बर्दाश्त करती हैं जिसे संभालने के लिए वो कभी नहीं बनी थीं। फिर भी कंट्रोल रूम में हर गेज जिद्दी तौर पर नॉर्मल रीडिंग दिखाता है। स्टिक्सनेट का धोखा शानदार तरीके से काम कर रहा है। कुछ वक्त के लिए तखरीबकारी मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आती। सेंट्रीफ्यूजेस खुद को घुमा घुमा कर मार रहे हैं और कोई भी कातिल के कदमों की आहट तक नहीं सुनता। लेकिन अफरा-तफरी कब तक छुपी रह सकती है? शुरू में निशानियां मामूली होती हैं। यहाँ वहाँ कोई सेंट्रीफ्यूज वक्त से पहले फील हो जाता है। ईरान के IR एक सेंट्रीफ्यूजेस बदनाम ज़माना हद तक नाजुक हैं, इसलिए चंद खराबियों से खतरे की घंटियां नहीं बजती। टेक्नीशियन मुतबादिल लगा देते हैं, इसे टूट फूट का नाम देते हैं, लेकिन फिर नाकामियां तेज़ हो जाती हैं। 2009 के आखिर तक मशीनें तशवीशनाक शरह से क्रैश हो रही हैं। सेंट्रीफ्यूजेस की पूरी कतारें, दर्जनों यूनिट्स ऑफलाइन हो जाते हैं क्योंकि बहुत से आलात बैक वक्त टूट रहे हैं। एक मिसाल में हॉल A26 में एक पूरी कतार तबाहकुन तौर पर फील हो जाती है। पॉप और क्रैश की तेज़ आवाज़ें चैम्बर में गूंजती हैं जब एक के बाद एक सेंट्रीफ्यूज टुकड़े टुकड़े हो जाता है। घबराए हुए कारकुन नुकसान और मुमकिना यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस के इखराज को रोकने के लिए पूरे सेक्शन की बिजली बंद कर देते हैं। ईरान के अफजूदगी प्रोग्राम का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। नतन्स के इंजीनियर्स हैरान और परेशान हैं। क्या ये इंसानी गलती है, मैन्युफैक्चरिंग की खराबियां हैं, या कुछ ज़्यादा खतरनाक? वो अपने अमल, अपनी तरबियत, यहाँ तक कि ईरानी हुकूमत के अंदर मवाद के मेयार को दोबारा चेक करते हैं। खामोशी से शकूक व शुबहात बढ़ते हैं कि किसी किस्म की तखरीबकारी जारी है। ईरान के एटमी तवानाई इदारे के सरबराह अली अकबर सालही ने बाद में एतराफ़ किया कि इस वक्त के दौरान एक वायरस ने उनकी जौहरी तनसीबात पर हमला किया था।
सदर महमूद अहमदी निजाद ने खुद मुबहम अंदाज में एतराफ़ किया कि वो हमारे सेंट्रीफ्यूजेस की महदूद तादाद के लिए मसाइल पैदा करने में कामयाब हुए। वो कहते हैं महदूद लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे नुकसान इससे कहीं ज़्यादा है जो ईरान अवामी तौर पर तस्लीम करता है। 2010 के अवाइल तक तकरीबन 1000 सेंट्रीफ्यूजेस जो नतंस की सलाहियत का तकरीबन 5वां हिस्सा थे, तबाह या नाकारा हो चुके थे। बरसों की जौहरी पेशरफ्त लफ्जी तौर पर एक भी बम गिराए बगैर मट्टी में मिल गई। दरें असना टेक्नीशियन बिखरे हुए रूटर्स को तब्दील करते हैं, लेकिन नए इससे भी तेज़ी से फील हो जाते हैं। क्या धात नाकिस है या कोई नादीदा हाथ अब भी कोड के अंदर मौजूद है? महीनों के अरसे में वर्म, जिसे अब स्टिक्सनेट के नाम से जाना जाता है, वो कर दिखाता है जिसका ख्वाब शायद तखरीबकारी की टीमें या फिजाई हमले ही देख सकते थे। ईरान का जौहरी टाइम लाइन बरसों पीछे चला गया। बैरूनी दुनिया के लिए कुछ भी गड़बड़ नहीं लगता। ईरान अपनी मुश्किलात का इश्तिहार नहीं दे रहा, लेकिन नेतन्स के अंदर अफरातफरी और बदगुमानी का राज है। सिक्योरिटी हुकाम रिवायती तखरीबकारी के निशानात तलाश करते हुए पूरी तनसीब को छान मारते हैं, जासूसों या ख़राब हार्डवेयर की तलाश में। उन्हें अभी तक एहसास नहीं है कि मुजरिम एक नादीदा हमला आवर है जो उनके कंप्यूटर सिस्टम में रह रहा है। हर दिन जो स्टिक्सनेट बगैर पकड़े रहता है, ये शिकंजा सख्त करता जाता है। एक खुफिया जौहरी प्लांट को टूटी हुई मशीनों के कबाड़ खाने में तब्दील करने की धमकी देता है। लेकिन ये खुफिया जंग अब खुलकर सामने आने वाली है, और जब हकीकत आखिरकार सामने आएगी तो क्या ये सुकून का बायस बनेगी या साइबर हथियारों की बिल्कुल नई दौड़ शुरू कर देगी? मौसम गर्मा 2010। ईरान से बाहर एक अजीब कंप्यूटर वायरस तवज्जो हासिल करना शुरू कर रहा है। बेलारूस में एक छोटी साइबर सिक्योरिटी फर्म में सरगई प्लासीन नामी एक तज्जियाकार क्लाइंट की खराब मशीनों की तहकीकात करता है। उसे मॉलवियर का एक पुरस्रार टुकड़ा मिलता है जो किसी आम वायरस जैसा नहीं लगता। ये पेचीदा है, तकरीबन हद से ज्यादा इंजीनियर्ड, और ये यूएसबी ड्राइव्स के जरिए जारहाना तौर पर फैलता है। अगले हफ्तों में साइमेंटेक और कस्परस्की जैसी बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनियां कोड के नमूने हासिल करती हैं और जो कुछ उन्हें मिलता है उससे दंग रह जाती हैं। ये वर्म क्रेडिट कार्ड नंबर चोरी नहीं कर रहा या बैंक अकाउंट्स हैक नहीं कर रहा। ये सनती कंट्रोल सिस्टम्स को निशाना बना रहा है और खुद को इतनी नफासत से छुपा रहा है जो पहले किसी ने नहीं देखी। तज्जियाकार जितना गहराई में जाते हैं, पहेली उतनी ही हैरानकुन होती जाती है। मॉलवियर की शनाख्त को छुपाने के लिए मारूफ कंपनियों से सर्टिफिकेट चोरी किए गए। एक नहीं बल्कि एक साथ जुड़े हुए कई जीरो डे एक्सप्लॉइट्स और एक चालाक पेलोड जो बराह रास्त जौहरी सेंट्रीफ्यूजेस को निशाना बना रहा है। ये किसी तहखाने में बैठा कोई हैकर नहीं है, एक माहिर हैरत का इजहार करता है। ये इत्तेफाक राय बनता है कि स्टिक्सनेट एक मिलिट्री ग्रेड साइबर हथियार है जिसे मुमकिना तौर पर किसी रियासत ने बनाया है। दरहकीकत ये इस वक्त तक दरियाफ्त होने वाला सबसे जदीद मॉलवियर है। सितंबर 2010 तक स्टिक्सनेट की खबरें आवाम के सामने आ जाती हैं और मीडिया में क़यास आराइयों का तूफान बरपा है। सबकी नज़रें ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मरकूज हैं। तेहरान खामोशी से तस्दीक करता है कि वो साइबर हमले का मुकाबला कर रहे हैं और उन्होंने उस पर काबू पा लिया है। पर्दे के पीछे ईरान में वर्म को अपने सिस्टम से निकालने के लिए हंगामी कोशिशें जारी हैं, इससे पहले कि मजीद नुकसान हो। दरें असना, वाशिंगटन और तिल अबीब सरकारी खामोशी बरकरार रखते हैं, लेकिन हकीकत छुपाना मुश्किल है। मुतअद्दिद इंटेलिजेंस ज़राए बाद में बुनियादी तौर पर इस बात की तस्दीक करते हैं जिसका बहुत से लोगों को शुबा था। स्टिक्सनेट अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका ऑपरेशन था। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सियासी नताइज का आगाज होता है। सदर ओबामा को ब्रीफिंग दी जाती है कि खुफिया ऑपरेशन दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। वर्म को इतना दूर नहीं फैलना चाहिए था, लेकिन एक गलती ने उसे नेतन्स से बाहर फैलने दिया, जिसने बुनियादी तौर पर ऑपरेशन को लीक कर दिया। कुछ मशीरों को तशवीश है कि ये इंकिशाफ सिफारती रद्द अमल का बायस बन सकता है या दुश्मनों को भी इस हथकंडे को कॉपी करने की दावत दे सकता है। ओबामा मुबैना तौर पर पूछते हैं, क्या हमें उसे बंद कर देना चाहिए? आखिर में वो थोड़ा और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। 2010 के दौरान स्टिक्सनेट के अपडेट शुदा वर्जन खामोशी से दोबारा नतन से टकराए ताकि ईरान के उसे ख़त्म करने से पहले असर का हर आखिरी खतरा निचोड़ लिया जाए। 2010 के आखिर तक जब ईरान आखिरकार स्टिक्सनेट को अपने नेटवर्क से साफ करता है, तब तक नुकसान काफ़ी हद तक हो चुका था। हमला आवरों ने बाइट्स में वो हासिल कर लिया था जिसे करने में शायद बम लगते। स्टिक्सनेट को कुछ हलकों में एक खुफिया फतह के तौर पर सराहा जाता है, एक हाई टेक स्ट्राइक जिसने किसी भी जानी नुकसान के बगैर एक खतरनाक प्रोजेक्ट में रुकावट डाली। लेकिन गहरी बेचैनी का एहसास भी है। वो ऑपरेशन जिसकी मनसूबा बंदी में बरसों लगे, अब सफ़ाए अव्वल की खबर है और दुनिया भर में हर मुखालिफ ने साइबर वारफेयर के इस तसव्वुर का सबूत देख लिया है। जिन बोतल से बाहर आ चुका है, अगर एक मुल्क ये कर सकता है तो दूसरे यकीनन कोशिश करेंगे। ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को खामोशी से तबाह करके स्टिक्सनेट के मेमारों ने शायद पेंडोरा का बॉक्स भी खोल दिया है। और अब जबकि जिन आज़ाद है, अगला मंत्र पढ़ने वाला कौन होगा? ईरान में स्टिक्सनेट के असरात आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। खराब सेंट्रीफ्यूजेस को तब्दील कर दिया गया और नेतन्स ने अफजूदगी दोबारा शुरू कर दी।
अगरचे ईरान के अज़ाइम को धचका लगा है और तज़लील का एहसास बाकी है, हुकूमत हमले की जसारत पर गुस्से में है। जवाब में ईरान अपने साइबर कवर में वसाइल झोंक देता है। कुछ ही अरसा बाद ईरानी हैकर्स ने मगरिब और मशरक वस्तीज़ में अहदाफ पर जवाबी हमला किया। 2010 की दहाई के अवाइल में अमरीकी बैंकों को साइबर रुकावटों की लहरों का सामना करना पड़ा। 2012 में शमून नामी एक वायरस ने अचानक सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के कंप्यूटर नेटवर्क्स का सफाया कर दिया। ये तखरीबकारी की एक बड़ी कार्रवाई थी, एक ऐसा हमला जिसे बहुत से लोग ईरान का इसी तरह का बदला मानते हैं। पैगाम वाज़ेह है, साइबर वारफेयर दोनों तरफ से काटती है और हमारे पास सिर्फ एक सवाल बाकी है, अगला खामोश साइबर हथियार कौन इस्तेमाल करेगा? अगरचे स्टिक्सनेट एक रियासती सतह का शाहकार था, लेकिन ज़्यादातर साइबर मुजरिमों को जीनियस कोड की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ आपका डेटा चाहिए होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ज़बरदस्त और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला सबसे पहले मिले। कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।